नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। 292 करोड़ के आबकारी घोटाले में 9.5 घंटे की सीबीआई पूछताछ के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से बौखला गए हैं। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आज उन्होंने जिस तरह से इनडायरेक्टली पीएम मोदी को टारगेट किया, उससे साफ दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल बहुत डरे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इतने बदल कैसे गए? क्यों उन पार्टियों के साथ आज वो गलबैयां हो रहे हैं जिनका वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विरोध करते थे? और आबकारी घोटाले में उनकी क्या भूमिका है, जिसके चलते बहुत जल्द उन्हें ईडी का सम्मान भी मिलने वाला है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी। नमस्कार शहजाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार अंजू जी, नमस्कार। ये बताइए कि केजरीवाल को क्या हो गया है? सीबीआई ने 9.5 घंटे की पूछताछ क्या कर ली, उसके बाद जनाब को विशेष सत्र बुलाना पड़ गया विधानसभा का अपनी बात रखने के लिए। देखिए, भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल को मैं कहता हूं कि ये इंडियन पॉलिटिक्स के पिनोकियो और नटवरलाल है। मतलब कि अपनी बातों से इस प्रकार से वो यू टर्न करते हैं। जिन लोगों ने अपना सियासी जन इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पे लिया, आज वो करप्शन के जस्टिफिकेशन, करप्शन के कवर अप और करप्शन के सेलिब्रेशन में किस प्रकार से लीन है, उसका उदाहरण आज देखने मिला है विधानसभा में। पहले तो जनता के गाड़ी कमाई की पैसों का इस्तेमाल इस प्रकार से किया जाए कि अपनी केवल एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए आपने विधानसभा बुलाई, विधानसभा में ये सारा आपने खर्चा करवाया जो कानून और संविधान के खिलाफ जाकर आपने किया, और क्या निकला वहां से और किस लिए? मतलब कि एक सीबीआई आपको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाती है, आपको आज तक राहत शराब घोटाले में मिली नहीं है। मनीष सिसोदिया इस पूरे प्रकरण में लिप्त है और उनको कोर्ट ने इतने महीनों से राहत नहीं दी। इनफैक्ट आज भी उनकी ईडी की कोर्ट के सामने पेशी थी और कोर्ट ने उनको फिर से 2 हफ्तों की जुडिशियल कस्टडी दी है। तो मतलब कि उनको ना ईडी से ना सीबीआई से कोई राहत मिल रही है। पिछली बार जब गए थे मनीष सिसोदिया कोर्ट में बेल लेने, तो कोर्ट ने बाकायदा कहा है कि आप आर्किटेक्ट है शराब घोटाले के, आपने 90 से 100 करोड़ रुपए लिए। ये कहते हैं ना कि झुंझुना मिला संजय सिंह, पता नहीं उनको झुंझुने से क्या ऑब्सेशन है। उनको लगता है पलंग के नीचे और गदिये में और तकिए में और तिजोरियों में झुंझुने रखते हैं। तो झुंझुना नहीं, 100 करोड़ मिला है कोर्ट को प्रथम दृष्टया, इसीलिए कोर्ट उनको छोड़ नहीं रहा है। अब शराब घोटाले पे विजय नायर भी 6 महीने से अंदर, मनीष सिसोदिया भी कई महीने से अंदर। तो अगर घोटाला नहीं हुआ है तो कोर्ट क्यों पकड़ के रखती है उनको? कोर्ट छोड़ देती, मासूम है इतने। और अगस्त से लेकर अब तक आप क्वॉश क्यों नहीं करा पाए एफआईआर? और आज जो किंगपिन है इस पूरे स्कैम के, मतलब कि जो करता धरता है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनको बुलाया है, तो इस प्रकार से आप एक विधानसभा का सत्र बुलाकर पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए, पूरे मामले से जवाब दी। एक शब्द उन्होंने आज तक स्पेसिफिक जो सवाल है शराब घोटाले को लेकर, जो बीजेपी के लोग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते, एक सवाल का भी जवाब नहीं कि धवन कमेटी रिपोर्ट से अलग हटकर आपने सारी रिकमेंडेशंस क्यों की, कमीशन बढ़ाने की, होलसेल को प्राइवेट में देने की, ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को आने देने की। किसी भी सवाल का कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं, केवल इधर से उधर भागना। लेकिन फिर शहजाद जी, समझने वाली बात यह है कि ये वो पार्टी थी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक आंदोलन से निकली थी, और ये लोग तो सबसे ज्यादा खुद को कट्टर ईमानदार, कट्टर बताते हैं हर चीज में। लेकिन उसके बावजूद आज आप देखिए जिस तरह से कांग्रेस या बाकी तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी के साथ ये गलबैयां हो रहे हैं, जिन पार्टी के नेताओं को ये 2011 और 12 में, जब तक कि आम आदमी पार्टी का गठन नहीं हुआ था, गालियां निकालते थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उनकी गोद में जाकर बैठ गए ये लोग? देखिए, मैं तो कहता हूं कि ये भ्रष्टाचार का है भाईचारा, इसलिए अरविंद को लगे लालू और राहुल और सोनिया प्यारा। अब बताइए, मैं देखो 4-5 दिन से मैं अरविंद केजरीवाल के जो भी प्रवक्ता आते हैं टेलीविजन चैनल पर, मैं उनको एक ट्वीट दिखाता हूं। ये अरविंद का ट्वीट है, थोड़ा सा स्क्रीन ब्राइट है इसलिए शायद इसमें दिखेगा नहीं, मैं कोशिश करता हूं इसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की ब्राइटनेस पर। ये ट्वीट में वो लिखते हैं, लालू मेड करोर्स इन फॉर्डर स्कैम बट नो ऑर्डर ऑफ रिकवरी ऑफ दैट मनी। और बेसिकली वो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव कन्विक्ट होने से पहले कितने भ्रष्ट थे। आज लालू 4 बार कन्विक्ट हो चुके हैं। तो आज लालू प्रसाद यादव पर कोई स्टैंड लेने के लिए उनका एक प्रवक्ता तैयार नहीं होता। उनको मैं पूछ पूछ के थक गया कि लालू तो कन्विक्टेड है,
यूपीए के जमाने में पहली बार कन्विक्ट हुए। बताइए कि आरजेडी भ्रष्ट पार्टी है तो मुंह पर गोंद लगी हुई है। और एक और इंटरेस्टिंग बयान आपको सुनाना चाहता हूं। ये बयान सुनकर आप मतलब सोचेंगे कि किस प्रकार से एक इंसान यू टर्न करता है। ये यू टर्न का सबसे बड़ा उदाहरण है। सुनिए इस बयान को। जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। ये सोनिया गांधी को जेल करवा के, गिरफ्तार करवा के उनसे सारे राज उगलवाना चाहता था कि किस किसने रिश्वत ली है। और आज ये वही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं जिनको ये लोग भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति कहते थे। तो मैं इसलिए कहता हूं कि चल पड़े थे अन्ना हजारे के अनुयायी बनते हुए, आज ये लालू और राहुल के शागिर्द बने हुए हैं। इसीलिए ये लोग जो है इतना बड़ा सियासी यूटर्न किया। परंतु ये देखिए, इनके लिए कोई नई बात नहीं है। इन्होंने किस चीज पर यूटर्न नहीं किया है। इन्होंने कहा 500 स्कूल बनवाएंगे, स्कूल छोड़ो, पाठशाला छोड़ो, मधुशाला खोल दी। इन्होंने कहा 7 अस्पताल बनाएंगे, 1 अस्पताल नहीं बनाया आज तक नया। इन्होंने कहा कि हम यमुना जी साफ कर देंगे, आज तक यमुना जी किस प्रकार से, उसका टाइमलाइन 2025 कर दिया। और इन्होंने कहा था कि हम लोग जो है भ्रष्टाचार के विषय में जांच से पहले इस्तीफे देंगे। आज जांच हो गई, कोर्ट के आदेश आ गए, उनको कट्टर ईमानदार कह रहे हैं। और जो सोनिया और राहुल लालू को करप्ट कहते थे, आज उनके साथ खड़े हो गए। इसीलिए ये यूनिटी इन कमीशन एंड यूनिटी और करप्शन है। और ये केवल एक भ्रष्टाचार का भाईचारा जो इन्होंने बना के रखा है। और फिर जैसे अभी आपने याद दिलाया ना कि ये कहते कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देंगे। याद कीजिए 2011-10 का वक्त, जब ये हर दूसरे दिन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जाकर बैठ जाते थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, किसी भी नेता या अधिकारी का नाम लेकर उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे और फिर एक्सपेक्ट करते थे कि तुरंत वो इस्तीफा दे दे, कानूनी कार्रवाई ना हो, फिर भी इस्तीफा दे दे। तो ये पार्टी है। और आप सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग में अंदर है, 9 महीने के बाद इस्तीफा लिया गया, लेकिन बेचारे मनीष सिसोदिया से 1 दिन में इस्तीफा ले लिया। तो वहां पर क्या फांस फंसी हुई है? आपको लग रहा है कि आबकारी घोटाला ऐसा घोटाला है जिसमें अरविंद केजरीवाल के पास अब बचने का कोई ऑप्शन नहीं है? एक्चुअली इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है अंजू जी। अगर आप केस को एनालाइज करेंगे और उसकी बारीकियों में जाएंगी, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत पुख्ता केस बन रहा है। हालांकि वो फाइल पे अपने दस्तखत, किसी भी फाइल पे उन्होंने दस्तखत नहीं किए। वो बड़े शातिर है, वो बहुत ही चालाक इंसान है और इसीलिए उन्होंने एक भी फाइल पे साइन नहीं किया है। परंतु एक 164 सीआरपीसी का स्टेटमेंट दर्ज है। वो स्टेटमेंट है सी अरविंद नाम के एक व्यक्ति का, जो कि सेक्रेटरी थे मनीष सिसोदिया के। और उन्होंने खुलासा किया है कि ये पूरी जो पॉलिसी बनी और टेलर मेड पॉलिसी बनी विद इंटेंट फॉर एक्टिव कल्यूजन इन करप्शन, उसमें आपने बढ़ाया 12% कमीशन किया और ये माफिया को फायदा दिलाने के लिए ये सारी पॉलिसी अरविंद केजरीवाल के घर पे बनी और अरविंद केजरीवाल ने इसको पूरा स्पीयरहेड किया। अब वो इस प्रकार का 164 का बयान ऐसा होता है जो ड्यूरेस में नहीं लिया गया है, जो इन्फ्लुएंस के नीचे नहीं लिया गया है, उससे आप पलट भी नहीं सकते। इसके अलावा जो ईडी की जांच चल रही है और जो बाकी जांच चल रही है, उसमें भी एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल को लगा होगा, चलिए हवाला मामले में, सत्येंद्र जैन के मामले में वो फिर भी उसको डिफेंड कर रहे थे क्योंकि वहां पे उनको लगा होगा कि चलिए यहां पे तो सत्येंद्र जैन को निपटा देंगे। पर यहां पे क्योंकि डायरेक्टली वो इन्वॉल्व है, तो यहां पर वो चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया फॉल गाय बने। मनीष सिसोदिया के बारे में वो हर स्टेट से क्या बोलते हैं, मनीष बड़ा बलवान है, मनीष को फांसी पे लटका दो, मनीष कुछ नहीं बोलेगा, मनीष को लटका दो, मनीष कुछ नहीं बोलेगा। ये तो इशारा है कि तुम मनीष को लटका दो, मनीष कुछ नहीं बोलेगा। मनीष को बोल दिया है कि आपको निपटा देंगे। एक दिन में उसका घर दे दिया आतिशी को, उसको अलग कर दिया एक प्रकार से, उसका इस्तीफा ले लिया। तो जिस प्रकार से हम नहीं, बलि का बकरा, अब ईद भी आ रही है तो बकरे को जैसे खिला पिला के उसको सैक्रिफाइस कर देते हैं, वैसे ये बलि का बकरा बना है मनीष सिसोदिया इनका। ये बकरे को हलाल कर देंगे। और याद आई मुझे एक और बात कि देखिए किस प्रकार से एक यूटर्न का मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। ये बड़ा दिलचस्प क्लिप है। क्रेडिट मैं अंकित त्यागी को दूंगा। अंकित त्यागी आपके और आपके हस्बैंड के कलीग भी रहे होंगे किसी समय पर। सुनिए ये क्लिप, बड़ा मजेदार क्लिप है, इसलिए आपके चैनल पे प्ले कर रहा हूं। की जो लिस्ट है उसमें कपिल सिब्बल, ए राजा, मायावती, मुलायम सिंह, पी चिदम्बरम, सुरेश कलमाडी, जगन एम रेड्डी, कमलनाथ, शरद पवार, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, वीरप्पा मोइली, मुलायम सिंह, पवन बंसल, नवीन जिंदल, श्रीप्रकाश जायसवाल, येदियुरप्पा, अनुराग ठाकुर, तरुण गोगोई, अनु टंडन, सलमान खुर्शीद, अवतार सिंह भराना, जीके वासन, एच.डी. कुमारस्वामी, एम.के. रागिरी, प्रफुल्ल पटेल, अनंत कुमार। ये लिस्ट आपकी थी। इनमें से ज्यादातर लोगों के साथ आजकल आप ऐसे खड़े होते हैं हाथ से हाथ मिला के।
देश की मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। देश की मजबूरी है, करप्ट लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हों। करप्ट लोगों के साथ, जैसा मैंने कहा कि इस वक्त देश की मजबूरी है, कुछ भी करो, लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना जरूरी है। कि कौन है ये लोग? बताइए कौन है ये लोग? सच में कौन है ये लोग? बताइए। ये है इनकी असलियत। अच्छा भाई साहब झूठ बोलने में इतने एक्सपर्ट है, आपको पता है एक और झूठ उन्होंने बोला है कल। उन्होंने मतलब सीबीआई ऑफिस जाते तो एक्सपेक्ट करते कि वहां पे तो सच बोलकर आएगा, उससे पहले झूठ बोलता है। एक चीज दिखाना चाहता हूँ, सॉरी मैं आपके क्वेश्चंस के बदले इसको मोटो अपना दे रहा हूँ। ये चीजें ऐसी है शहजादी जो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, इससे आप तो मैं बस आपसे 15-20 सेकंड और लेता हूँ। ये स्टेटमेंट सुनिए अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल भ्रष्टाचारी, आपके तो केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। मैं पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, चाहता जितने मर्जी करोड़ों रुपए कमा लेता हूं। उस नौकरी को लात मार के कई वर्षों तक। ये कहते हैं कि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था और चाहता तो नौकरी को लात मार के करोड़ों कमाता, पर मैंने नौकरी को लात मारी। ये न्यूज रिपोर्ट है। आईआरएस एसोसिएशन ने क्लियरली कहा है कि वो कभी इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं थे। और मैंने जाके चेक किया अरविंद केजरीवाल के खुद के बायोडेटा पर, दिल्ली सरकार के वेबसाइट पे उन्होंने जब रेजिग्नेशन दिया वो ज्वाइंट कमिश्नर थे, वो कभी कमिश्नर की पोजीशन पे पहुंचे नहीं। मतलब अगर एक इंसान इतना झूठ इस विषय पे बोल रहा है, आप सोचिए। और अभी तो ये डिग्री विग्री पे बात चल रही थी ना कि डिग्री के बारे में झूठ मत बोलो, इसके बारे में झूठ मत बोलो। कौन झूठ बोल रहा है? और यहाँ पर तो आप वो देखो ना कि आईआईटी में जो पढ़ने की बात ये करते हैं, उस पर ये भी तो अब क्लैरिफिकेशन आ गया है कि जिंदल इंडस्ट्री से कॉर्पोरेट कोटा जो होता है उससे इनको एडमिशन मिली थी, बाकायदा टेस्ट पास करके। इसके बारे में मेरे पास जानकारी पुख्ता रूप से नहीं है, तो मैं इसको कभी उठाता नहीं हूं। परंतु देखिए ये आदमी ऐसा है कि ये एक फर्जी और झोल करने वाला इंसान है। जो व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी सौगंध खा ले और फिर जाकर उन्हीं से हाथ मिला ले और राजनीति में आ जाए, और फिर राजनीति में आने के बाद मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वो सारी चीजों पर यू टर्न करे, तो ऐसे व्यक्ति की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी के लिए एक ही शब्द इजाद किया जा सकता है, ही इज अ पॉलिटिकल नटवरलाल ऑफ इंडिया। ये पॉलिटिकल पिनोकियो है। पिनोकियो की नाक बढ़ती जाती थी जब वो झूठ बोलता था। ये अरविंद केजरीवाल जो है, मतलब इनकी नाक तो नहीं बढ़ रही है, परंतु इनके झूठों की फहरिस्त ऐसे बढ़ती जाती है, और दिन में तो 15-20 झूठ वो ऐसे ही बोल देते होंगे। मतलब ये झूठ बोलना उनकी आदत है, उनका पेशा है। लेकिन ये जो झूठ की बात शुरू हुई है ना, आप ये सोचो कि अभी जो आपने क्लिप दिखाया अंकित त्यागी वाला, आप सोचिए कि जो इतनी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है जिन पर ये आरोप लगाते थे, आज कह रहे हैं कि बीजेपी को हटाने के लिए या पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हटाने के लिए वो इनके साथ जुड़ गए हैं। और ये बोलते बोलते अरविंद केजरीवाल की जबान भी नहीं लड़खड़ा रही है कि वो इन्हीं लोगों को भ्रष्टाचार से हटाने के लिए ही सत्ता में आए थे या उन्होंने पार्टी बनाई थी। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा झूठ है। और ये तो डिजिटल मीडिया का कमाल है कि जितना कुछ झूठ बोलते हैं वो सब कुछ पोल पट्टी खुल जाती है। पर देखिए उनकी बेशर्मी की जो सीमाएं हैं वो बहुत बहुत ऊंची है। मतलब उसको पार करना, वो पार करते जाते हैं। और वो कहते हैं कि उस समय उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खा रहा है, जो भ्रष्टाचार करता है वो देशद्रोही होता है। आज वो पैमाना कैसे बदल गया? मतलब आज भ्रष्टाचार, थोड़ा थोड़ा भ्रष्टाचार चलेगा, भ्रष्टाचार अच्छा है, और अब ये देश के लिए खराब नहीं है। और भ्रष्टाचार सबसे बड़े, उसको वो मानते थे कि ये सबसे बड़ा और खतरनाक चीज होता है देश के लिए। आज भ्रष्टाचार के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, क्योंकि इनका लक्ष्य हमेशा राजनीति में अपने आप को और अपने मकसद को स्थापित करने का ही था। देश हित के लिए काम करने का इनका कभी मकसद था ही नहीं। मैं सिर्फ इनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं। आज और ये कहते हैं ना वेंडेटा वेंडेटा वेंडेटा, कोर्ट इनको राहत नहीं दे रही, तो क्या कोर्ट वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है? क्या कोर्ट बीजेपी के साथ मिली हुई है? इनके मंत्री भी कितना झूठ बोलते हैं। कल मैं एक शो पर था अंजू जी, जहां पर आतिशी आती है, उनको 1-on-1 प्लेटफॉर्म दिया जाता है। बताइए, इनको सवाल जवाब लेने नहीं होते, 1-on-1 आएंगे, हम 1-on-1 करेंगे। तो 1-on-1 पे वो कहती है कि सत्येंद्र जैन को इसलिए बेल नहीं मिल रही क्योंकि मेरी सरकार, केंद्र की सरकार ने एफिडेविट डाला, हलफनामा डाला कि जज चेंज कर दो, और जज चेंज हो गया आखिरी मोमेंट पे, इसलिए सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिल रही है। बताइए, और ईडी का जज, पीएमएलए कोर्ट का जज। तो
मैंने इनसे फिर बड़ी इल्तिजा करके एंकर से एक सवाल पूछा। मैंने पूछा कि अभी आपने हाई कोर्ट में भी अर्जी लगाई, उससे पहले इस मामले को आप सुप्रीम कोर्ट गए और वहां पर आपने तर्क नहीं रखा कि जज बदलवा दिया बीजेपी वालों ने, हमारे व्यक्ति तो बड़े मासूम हैं, इनको बेल दे दीजिए। ये लोग इतना झूठ बोलते हैं। पहले तो कोर्ट ने उस जज को ट्रांसफर किया था, दूसरा ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह गए थे इस ट्रांसफर की खिलाफत करने में। दोनों जगह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने वो प्ली वापस कर ली कि ये जज ट्रांसफर का मुद्दा नहीं है। और आज भी 6 अप्रैल को लगभग सत्येंद्र जैन की बेल फिर से रिफ्यूज हुई है हाई कोर्ट के द्वारा, और इस पे कोई सवाल नहीं पूछता उनसे। ये आते हैं, बेइंतहा झूठ परोस के चले जाते हैं और उनसे एक सवाल क्रॉस क्वेश्चनिंग में नहीं किया जाता, एक सवाल। लेकिन फिर जो चैनल्स है, आपको पता है कि किस तरह से वो आम आदमी पार्टी के साथ काम करते हैं? आपको याद ही होगा कितनी सारी एड्स बना बना के, वो तो आजकल पता नहीं अरविंद केजरीवाल बेचारे मॉडलिंग भूल गए हैं। आजकल तो मैंने उनके कोई बहुत ऐड नहीं देखे, वरना तो हर मुद्दे पे एक ऐड बना देते थे और उसमें सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल साहब ही दिखते थे। तो आपको याद होगा आजकल उन्होंने पैटर्न बदला है। वो अब वो ऐड नहीं देते, अब वो लाइव चाहते हैं। आप समझ नहीं रही हैं, पैटर्न बड़ा बदला है। ऐड में तो पता चल जाता ना कि ये ऐड है या ये स्पॉन्सर्ड फीचर है। अब वो कहते हैं ऐड स्पॉन्सर्ड फीचर छोड़ो, पैसा तो उतना ही मिलेगा पर आप लाइव काट लो। और मैंने सुना है, आप ये पता कीजिएगा, कई चैनल्स पे नहीं चलती, इनकी दाल नहीं गलती, पर कई चैनल्स पर इनके छोटे छोटे नेता एडिटर को फोन करके धमकाते हैं कि केजरीवाल जी प्रेस कर रहे हैं, आप लाइव नहीं काटेंगे। राघव चड्ढा जी प्रेस कर रहे हैं, लाइव नहीं काटेंगे। संजय सिंह जी बयां कर रहे हैं कि झुंझुना नहीं मिला, लाइव नहीं काटेंगे। आतिशी हंस हंस के बोल रही हैं, लाइव नहीं काटेंगे। अच्छा, लाइव नहीं काटेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से प्रेशर और दबाव डाला जाता है। बहुत सारे मीडिया के लोग हमें भी बताते हैं, एक सवाल किसी पत्रकार ने उठा लिया उनके खिलाफ तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर कर दिया। दूसरे ने कोई सवाल पूछ लिया व्हाट्सएप ग्रुप में तो 7-8 जर्नलिस्ट को व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया। ये इस प्रकार के लोग हैं। ये ABCD जानते हैं, A फॉर एडवर्टाइजिंग, B फॉर भ्रष्टाचार, C फॉर कवर अप करना और D फॉर डाइवर्ट करना। अब तो मुझे बड़ी हैरानी है कि अभी तक इन्होंने कोई और नया मुद्दा खोज के नहीं निकाला है, वरना तो ये कोई भी इशू ले आ सकते हैं और कोई भी इशू पे स्टिक नहीं रहते। एक आपको याद है अंजू जी, 800 करोड़ के ऑडियो टेप की बड़ी बात चली थी। हाँ, चलिए। हम इनकी पार्टी को खरीदवाने के लिए 800 करोड़ का फंड रेडी करके रखे थे, हमारे बीजेपी की तिजोरियों में भर भर के रखा हुआ था। वो 800 करोड़ के ऑडियो टेप का हुआ क्या? इतने महीने हो गए, कहीं सामने नहीं आया। अच्छा चलिए, सामने नहीं आया, आपको भरोसा नहीं, आपको चैनल पर भरोसा नहीं, आपको यूट्यूब पर भरोसा नहीं। वैसे तो एक फिल्म मेकर को बोल रहे थे यूट्यूब पे डाल दो, आप यूट्यूब पे ही डाल देते ऑडियो, पर बहरहाल वो यूट्यूब पे भी नहीं डाला। एक शिकायत दर्ज की है, क्योंकि अगर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बीजेपी वाला हो कोई और हो, घूस ऑफर करे, पैसे ऑफर करे कि यार तू हमारे साथ आ जा, तेरे को 20 करोड़ दे देंगे, 10 करोड़ दे देंगे, ये क्रिमिनल ऑफेंस POCA के अंडर होता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। ये अनिवार्य है कि जो ये आरोप लगाता है वो जाकर शिकायत दर्ज करे, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं इसका मतलब आप भ्रष्टाचार के साथ हैं, उसका बचाव कर रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं आपके शो के माध्यम से कि कम से कम पोका की कंप्लेंट तो दिखा दो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस नहीं करवा देते, कहाँ है वो तो अपनी पुलिस है इनकी। हाँ, वो तो इनकी अपनी पुलिस है, वहां तो कुछ भी करवा सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ। चलो, मोदी जी वाली सरकारें पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं, किसी संस्थान में भरोसा नहीं, LG पर तो छोड़ ही दो, क्या भरोसा रहेगा, दिल्ली पुलिस को तो वैसे ही गालियां बकते हैं, तो भाई पंजाब पुलिस में करवा देते। पंजाब पुलिस तो इतनी कामयाब पुलिस है, उन्होंने अभी बहुत बड़ा, कितना बड़े बड़े कारनामे किए हैं और अभी भी किसी को ढूंढने में लगी हुई है, पर बहरहाल वो एक अलग विषय है। पर वहां जाके करवा देते, भगवंत मान की सरकार है। और उसके अलावा उन्होंने पिछली बार कहा था, CBI के ऑफिसर ने मनीष को कहा है कि भाई आइए ज्वाइन कर लीजिए बीजेपी, उस पर भी कोई शिकायत नहीं दर्ज की। बड़े अच्छे लोग हैं ये तो। और अभी कैसे धमकी देते केजरीवाल जी कि मैं शिकायत कर दूंगा, मैं दर्ज कर दूंगा, मैं कंप्लेंट कर दूंगा, तो अब करने के बदले तभी कर देते। केजरीवाल एक नंबर का राजनीतिक नटवरलाल है। ये मैं कहता हूं ना, इसकी बातों पर यकीन करना मतलब कि खतरे से खाली नहीं है। ये कुछ भी बोल सकता है, कहीं पर भी झूठ बोल सकता है।
नहीं, और पता है क्या, जैसे आप कह रहे थे ना कि इनको इस पर भरोसा नहीं, उस पर भरोसा नहीं, लेकिन इनको कर्नाटक हाईकोर्ट पे भरोसा हो गया था। आपको याद होगा इन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका डाली थी कि हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। फिर 11 मई की तारीख कोर्ट ने दी थी, उसके बाद चुनाव आयोग ने फैसला करके इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। तब तो ये बड़े बल्ले बल्ले कर रहे थे कोर्ट की, क्योंकि इनके मनमाफिक फैसला आया था। लेकिन बाकी फैसले जो इनके खिलाफ जाते हैं, उस वक्त ये कोर्ट पर सवाल उठाते हैं। और इसीलिए भी 2 दिन पहले ये राग भी लापा जा रहा था कि ईडी और सीबीआई के खिलाफ भी मानहानि का केस दर्ज कर देंगे। ये संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, यही कह रहे थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, इनको मैं कहता हूं ये सीसीसी वाले लोग हैं, कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन मुझे अपने पक्ष में कोई फैसला सुना दे, मैं अगर दिल्ली पंजाब में चुनाव जीतूं, ईवीएम ठीक है। मैं अगर हिमाचल हरियाणा कहीं और चुनाव हार जाऊं तो ईवीएम खराब है। अगर मैं कोर्ट में फैसला मेरे हक में आ जाए तब तो कोर्ट ठीक है, वरना अगर नहीं आए तो मैंने कोर्ट के जज बीजेपी वालों ने बदलवा दिए। मतलब ये झूठ बोलते हैं और ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे ये कांग्रेस की, मैं कहता हूं ना, कांग्रेस की ये नकल है, ये कांग्रेस की जेरोक्स कॉपी है। कांग्रेस ओरिजिनल वाली है, ये ओरिजिनल स्ट्रेन है कांग्रेस, और जो स्ट्रेन से निकले हुए जो सब स्ट्रेन या सब वेरिएंट होते हैं ये आम आदमी पार्टी है। दोनों एक ही से निकले हुआ वायरस एक ही है। आप देखिए दोनों की कितनी समानताएं हैं। दोनों जो है करप्शन करते हैं, दोनों करप्शन करने के बाद कहते हैं कि मेरे ऊपर कार्रवाई मत करो, मैं कानून से ऊपर हूं, जैसे वहां पे प्रथम परिवार कहता है, यहाँ पे ये बोलते हैं। फिर वो दोनों जो लोग हैं मिलके अगर कानूनी कार्रवाई होती है तो सड़कों पर हाय हाय अत्याचार करते हुए एक काले कपड़े पहन के बैठ जाता है, एक शर्ट पैंट पहन के महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने, जो व्यक्ति 1 पे 1 फ्री दे रहा है वो महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठ जाता है। तो मतलब दोनों ही बेशर्मी की सारी हदें पार करते हैं। और देखिए तुष्टीकरण में भी दोनों एक है। 370 हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, सेना के ऊपर सवाल खड़े करने हो, या बाटला हाउस एनकाउंटर को झूठा कहना हो, ये सारी चीजें दोनों ने मिलकर की है। तो इसीलिए ये दोनों ही कॉमन एक स्ट्रेन से निकला हुआ एक वायरस है और एक सबस्ट्रेन है। तो कोविड, क्योंकि कोविड चल रहा है फिर से, तो कोविड की भाषा में ही जनता को समझाना बेहतर होगा कि एक मेन है वुहान वायरस और दूसरा वुहान वायरस का जुड़वा भाई है जो वहां से निकल के आया है। मतलब मैं केवल एक एनालॉजी की तरह बोल रहा हूं, वरना ये लोग बोलेंगे देखो हमें वायरस घोषित कर दिया। पर इनके खिलाफ जो है वैक्सीन बहुत जरूरी है, और ये वैक्सीन लगने वाली है 2024 और 25 में। आप ये देखो ना, जैसे आपने कहा कि महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठ जाते हैं, मनीष सिसोदिया को देखो राजघाट जाते हैं सीबीआई पूछताछ से पहले, अरविंद केजरीवाल भी राजघाट गए, और राघव चड्ढा वो तो अरविंद केजरीवाल को महात्मा गांधी बताने पर तुले हुए। आप सोचिए पराकाष्ठा इन सब चीजों की। अब बताइए कि कभी अपनी तुलना सरदार शहीद आजम भगत सिंह के साथ और कभी अपनी तुलना महात्मा गांधी के साथ। महात्मा गांधी के ऑन रिकॉर्ड उन्होंने प्रतिबंध के लिए और शराब ना हो और ये शराब ना बिके इसके लिए उन्होंने स्टैंड लिया है। आप 1 पे 1 फ्री वाली पॉलिसी को बेस्ट पॉलिसी इन द वर्ल्ड बताते हैं। इनके प्रवक्ता आजकल आते हैं और कहते हैं कि हमारी शराब की पॉलिसी बेस्ट थी क्योंकि 1 पे 1 फ्री मिल रहा था, बच्चों को मिल रहा था, महिलाओं को मिल रहा था, क्रिमिनल्स को मिल रहा था, तो बेस्ट पॉलिसी थी, बहुत रेवेन्यू बढ़ा। मतलब कि कितनी विरोधाभास बातें हैं कि एक महात्मा गांधी कहते प्रतिबंध लगाओ और दूसरे ये मॉडर्न डे। तो और दूसरी बात, शहीद आजम भगत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी, और जब उनकी भी तरफ से उनको सजा मिली तो उन्होंने उस सजा को भी स्वीकारा। और यहां पर भारत के संविधान के तहत बनी हुई कोर्ट आपको सजा देती है तो आप भारत की बनी हुई कोर्ट व्यवस्था को एंटी नेशनल घोषित करते हैं और कहते हैं कि आप भगत सिंह जी और महात्मा गांधी के अनुयायी है। दरअसल वो कौन सा वो बूटलेगर कौन था, गुजरात में बहुत बड़ा एक था जिसपे रईस फिल्म बनी थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, कोई ऐसे ही था राउफ टाइप का, आप उसके अनुयायी है। मतलब जो बूट लेगिंग बिजनेस करते हैं आप उनके अनुयायी है, उन्हीं के पॉलिटिकल लेगेसी से आप निकले हुए लोग हैं। लेकिन आप ये देखो कि ईडी पर जो संजय सिंह ने आरोप लगाया था, बल्कि खुद केजरीवाल ने भी लगाया था कि वहां पर तो गवाहों को डराया धमकाया जाता है जी, जबरदस्ती उनसे स्टेटमेंट लिखवा ली जाते हैं। ईडी ने तुरंत जवाब दिया है। ईडी ने बताया कि सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होता है, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, पूरे कॉरिडोर में कैमरे लगे हुए हैं, तो वहां पर तो मारपीट का कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद केजरीवाल ने सब बातें कही नहीं। देखिए ये कितना बड़ा आप एक प्रकार से आरोप लगाते हैं और उसको कभी सत्यापित कोई चीज को नहीं करते। मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूं इसी विषय पे, क्योंकि ये बड़ा गंभीर आरोप इन्होंने लगाया और केवल ये तो कहना चलो दबाव डालते हैं, ये तो ठीक बात है।
कुलदीप कुमार इनके विधायक है, वो विधायक कहते हैं कि कनपट्टी पर बंदूक की नोक पर ईडी और सीबीआई ने बयान लिए हैं। आपको मैं वो बयान सुनवाना चाहता हूं, क्योंकि आप ये बयान सुनिए। और मैंने जब उनको पूछा कि इस बयान के पीछे का आधार क्या है, बताइए कि किसका बयान इस प्रकार से लिया गया, तो उसका कोई जवाब नहीं आया। पर ये कितना बड़ा एक आरोप एक विधायक लगाता है, सुनिए इस बयान को। यादव के परिवार के बारे में उन्होंने कहा था कि ये सबसे भ्रष्ट है। उसके पहले इतना माहौल इसकी पुष्टि की जाए। नोक पर बयान बदलवाए जा रहे हैं। हाँ। और दूसरी बात ये बार बार कहते हैं आरोप लग गए। मैं कह रहा हूँ प्रधान, देखिए फिर से सुनिए, दूसरे रूम में बैठा के समझाया जाता है, बयान ले जाते हैं और वो लोग आगे कोर्ट में बाद में बयान कर देते हैं। ये इनकी ईडी का चेहरा है। और ये इसके पास बंदूक है, बंदूक की नोक पर कौन कर रहा है? ईडी और सीबीआई। ईडी और सीबीआई प्रधानमंत्री के कहने पर बंदूक की नोक पर ईडी और सीबीआई बंदूक की नोक पर क्या? मतलब कि चित्रा त्रिपाठी भी उनसे पूछती रही और मैं भी उनसे पूछता रहा कि एक उदाहरण बता दो ईडी और सीबीआई के ऊपर। चलिए आप ये बता दो, मेंटल प्रेशर डालते हैं आपको, उन्होंने फिजिकली टॉर्चर किया, ये सारी चीजें आप उसका कोर्ट में डाल के आप बता भी सकते हैं। पर बंदूक की नोक पर ईडी और सीबीआई बयान बदलवा रही और इस पर कोई सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म का सूरमा नहीं बोल रहा है। वो सारे मुंह पर पट्टी लगा के बैठे हुए। बताइए अगर ये आरोप कोई भाजपा वाला लगाता तो क्या करते हैं? ये है इनकी हकीकत। सोचिए कि सीबीआई और ईडी की कार्यप्रणाली कितनी अलग है। ईडी के यहाँ तो जो बयान दिया गया अपने आप में सबूत है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और ईडी पर आप सवाल लगाते, ईडी पर आरोप लगाते और उसके बाद सिर्फ आरोप ही लगाते। अगर आपके पास सबूत है, या जिस शख्स के बारे में कह रहे थे संजय सिंह भी की उसके कान का पर्दा फट गया पूछताछ के दौरान, तो भैया उसको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगल में बैठा लेते, लोगों को दिखा देते कि गवाह कौन है और इसने वो अपना पूरा बयान दे देता और आप कोर्ट चले जाते। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जाके उसको बेल दिलवा देते, क्योंकि किसी को टॉर्चर करके बयान एक्सट्रैक्ट करके आप किसी को जेल में नहीं रख सकते। तो या आप क्यों नहीं करते? देखिए जिस प्रकार से उन्होंने जज बदलवाने की बात झूठ बोली, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल अपने इनकम टैक्स कमिश्नर होने की बात झूठ बोलते हैं, जिस प्रकार से आते हैं और सीधे मुंह स्ट्रेट फेस के साथ झूठ बोल के निकल जाते हैं और इनसे कोई एंकर पूछता नहीं है ना सवाल, तो इसीलिए उनको पता है, कॉन्फिडेंस है कि भाई हमसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा नहीं। जहां क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, जहां वो सामने आते हैं मेरे, तो उनको थोड़ी सी उनकी वो पूरी पार्टी लग जाती है। आपको पता है ये बात कि पूरी पार्टी डिबेट देखती है और फिर उनको पॉइंटर भेजती रहती है। उनके वो जो वहां पे प्रवक्ता आता है हलाल होने के लिए, तो उसको पॉइंटर भेजते रहते हैं कि अब ये बोलो, अब ये बोलो। पर क्या फायदा है, आप झूठ के बलबूते पे कितना ही महल खड़ा कर देंगे। अब सारे तथ्य और दस्तावेज मेरे पास है। तो इस प्रकार से झूठ बोलना इनकी फितरत है, ये नहीं कर सकते। और ये झूठ के अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं। और मैं इनसे कहता हूं कि आपने कुछ नहीं किया ना, शराब घोटाला नहीं हुआ, तो पॉलिसी वापस ली क्यों? बता दो। डंके की चोट पे रखते इस पॉलिसी को। तो कहते नहीं पॉलिसी बहुत अच्छी थी, एलजी साहब इंप्लीमेंट नहीं करने दे रहे थे, पंजाब में बड़ी अच्छी चल रही पॉलिसी, ये कहना है उनका। घोटाला आ गया है, सॉरी वहां पर भी 200 करोड़ का घोटाला खुलने वाला है। पंजाब में भी इस पॉलिसी को लेकर कुछ लोग कोर्ट हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट ने इनको बाकायदा पूछा है कि इस पॉलिसी पर और इस पर क्यों ना हम नोटिस इशू करके स्टे लगा दे। अब बताइए, पर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करे इनको और तथ्य दिखाए, तब तो ये सवालों के घेरे में आएंगे। ये आते हैं वन वे कम्युनिकेट करके निकल जाते हैं। लेकिन शहजाद जी, आपको क्या लग रहा है, पीएम मोदी ने जब से ये कहा है, लाल किले की प्राचीर से भी उन्होंने कहा था कि जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार को लेकर, जिन्होंने 70 साल तक देश को लूटा है, उनसे सब कुछ वापस हासिल करने का वक्त आ गया है। फिर अभी आप देखिए, जब 60वीं वर्षगांठ थी सीबीआई की, तब भी उन्होंने ये बातें कही थी। बीजेपी के स्थापना दिवस पर भी उन्होंने ये बातें जोर देकर कही थी। तो उसके बाद से इस सारी विपक्षी पार्टियों में खलबली सी मची हुई है। कभी ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कभी पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं, हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है। लेकिन शायद भ्रष्टाचार के चलते एकजुट हो गए। हाँ देखिए, ईडी ने इन सभी, देखो जो काम देश की राजनीति में आज तक नहीं हो पाया वो ईडी ने कर दिया। ईडी की कार्रवाई क्योंकि आज स्वतंत्र रूप से हो रही है, तो ये सभी लोग ईडी सीबीआई एजेंसीज की कार्रवाई को रोकने के लिए एक हो गए। और इनकी एकता के पीछे क्या है? देखिए, आमतौर पे हम लोग पॉलिटिक्स में मिशन होता है कि मिशन कॉमन है, या विजन होता है कि विजन कॉमन है। ये ऐसे पहले ऐसे कॉलोनियल कजिन्स ऑफ करप्शन है। इनके यहाँ केवल कॉमन क्या है? कमीशन, करप्शन, पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन, कैसे तुष्टिकरण किया जाए एक वर्ग का, और ऑब्सेशन, फिर मोदी जी के साथ ऑब्सेशन एंड एम्बिशन, ये कॉमनैलिटी है इनमें।
और इसी कॉमनैलिटी के चलते ये सारे लोग एक हुए हैं, वरना एक आंख नहीं देख पाते एक दूसरे को। आप बताइए, उद्धव सेना सावरकर जी पर क्या बोलती है, कांग्रेस सावरकर जी पर क्या बोलती है, कहां मेल है? उद्धव सेना राम मंदिर पर क्या बोलती है, कांग्रेस पार्टी राम मंदिर पर क्या बोलती है, क्या मेल है? मेल कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, कांग्रेस और उद्धव सेना में, एनसीपी और टीएमसी में कोई मेल नहीं है। ना वो एक दूसरे के कई वोट बढ़ा सकते हैं। टीएमसी एक वोट यूपी में नहीं बढ़ा सकती, यूपी एक वोट महाराष्ट्र में नहीं बढ़ा सकते इनके अखिलेश वाले, और अखिलेश वाले एनसीपी वाले बिहार में एक वोट नहीं बढ़ा सकते। पर एक साथ होना है, क्योंकि हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जो चल रही है, और कार्रवाई भी कैसी चल रही है, देखिए 8-9 वर्ष हो गए। अगर किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई होती है तो आप प्रूव कर देते केस पैरेट है, या अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप वो जाके प्रूव कर देते, कोर्ट में लिखा देते कि देखिए ये व्यक्ति भ्रष्ट है, इस पे कार्रवाई नहीं हो रही। ये बहुत सारे नाम बताते हैं, ये बताते हैं कि भाई महाराष्ट्र के एमएलए पे नहीं हुआ। महाराष्ट्र के जो एमएलए जिन पे केस चल रहे थे उन पे आज भी केस चल रहे हैं। प्रताप सरनायक पे उद्धव सेना ने केस बंद किया, उनके खिलाफ ईडी ने जाकर कहा कि नहीं केस है, इसको बंद मत कीजिए। वाईएस चौधरी नाम का कोई व्यक्ति था तेलंगाना या कहां पे, जो आंध्र में शायद उन्होंने ज्वाइन किया था, उसके खिलाफ चल रहा था। मुकुल रॉय पर चल रहा था, पर मुकुल रॉय को आपने कैसे ले लिया? आप टीएमसी वालों ने वो नहीं बताएंगे। वो भ्रष्ट है तो क्यों ले लिया आपने? फिर आप ये देखो कि अभी तो वो जो डिग्री वाला मामला है, गुजरात डिग्री में जो इन्होंने झूठ बोला था, उसका मामले में भी तो इनको मानहानि का केस दर्ज हो ही गया है ना, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। 23 मई को दोनों को हाजिर होना है वहां पर अदालत में। अब वो उसके ऊपर भी अब एक नया वो करेंगे इस पे। परंतु गुजरात हाईकोर्ट ने पहली बार शायद मुझे लगता है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को फाइन करने का काम किसी हाईकोर्ट ने किया है, और गुजरात हाईकोर्ट ने स्पष्ट तरीके से कहा कि पहले तो ये डिग्रियां 3 जगह अवेलेबल है, गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट में सेट कैंडिडेट के, और तीसरा तो खुद हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ट्वीट करके डाला है, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बाकायदा, तो जाकर देख लो उधर। तो वहां पर जाकर देखते हैं और बोलते नहीं ये डिग्री ये फेक डिग्री है। पर पूरी प्रोसीडिंग जब गुजरात हाईकोर्ट में हुई, पैरा 40 में रिकॉर्डेड है कि उस समय पर इस व्यक्ति ने, मतलब केजरीवाल ने, एक भी बार वेरासिटी ऑफ डिग्री को चैलेंज नहीं किया गुजरात हाईकोर्ट के सामने। क्यों नहीं किया? अगर वो फेक डिग्री थी तो आप बोलते ना वहां पे प्रोसीडिंग में कि नहीं ये डिग्री फेक है, आरटीआई के माध्यम से जो दे रहे हैं मुझे, या जो इन्होंने नहीं देने का बात किया परंतु ये वेबसाइट पे चढ़ा, ये फेक डिग्री है। नहीं बोला उन्होंने। अब बताइए, कोर्ट में फाइन हुई है और फिर पूरे देश में जाके बोलते हैं फेक डिग्री है। और मैं इनसे पूछना था, फेक डिग्री है, डिग्री का मामला है, तो जरा बता दीजिए भगवंत मान की कौन सी डिग्री है, मनीष सिसोदिया की कौन सी डिग्री है, जितेंद्र तोमर की कौन सी डिग्री थी, वो इनके नरेश बालियान की कौन सी डिग्री है? इनके किसी ने सर्वे स्टडी किया है कि इनके कुछ 30-40% लोगों के पास डिग्री नहीं। वैसे भी मैं डिग्री को अनिवार्य नहीं मानता, पॉलिटिक्स में डिग्री का क्या लेना देना है। के कामराज जैसे बड़े व्यक्तित्व आए हमारे देश में जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी। एजुकेशन इज नॉट फंक्शन ऑफ लिटरेसी। आप लिटरेट हो सकते हो, आईआईटी के ग्रेजुएट हो सकते हो, पर फिर भी अनएजुकेटेड हो सकते हो। उसका प्रमाण ही आम आदमी पार्टी है कि लिटरेट है पर अनएजुकेटेड है। बिल्कुल। और जिस तरह की बयानबाजी करते हैं अरविंद केजरीवाल बिना सिर पैर की, उनसे तो फिर समझ में नहीं आता ना कि वो कौन सी एजुकेशन की खुद के लिए बात कर रहे हैं। और ये अपने जिनके आजकल नए नए दोस्त बने आरजेडी के तेजस्वी यादव, उनसे डिग्री नहीं पूछते हैं, वो तो 9वीं पास है या फेल है वो ही जाने, उनसे डिग्री नहीं पूछते हैं। लेकिन बाकी लोगों से डिग्री पूछते हैं जिनके पास डिग्रियां हैं। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा शहजाद जी की सीबीआई ने तो 9.5 घंटे की ग्रिलिंग कर दिया। ईडी का न्योता इनको कब मिलता है? लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से एक दिन का सत्र बुलाकर जो भड़ास निकाल रहे थे अरविंद केजरीवाल, उससे साफ लग रहा है कि वो सीबीआई की ग्रिलिंग से डरे हुए हैं और इसी डर के चलते उन्होंने भड़ास निकालने के लिए सत्र बुलाया था। आपने आम आदमी पार्टी को लेकर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद जी। नमस्कार। धन्यवाद अंजू जी, थैंक यू सो मच।